हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम लोग यहाँ पर साइंस टॉपिक तो डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि आपका सीटेट का ओल्ड पेपर है। ठीक है, इसमें 15 क्वेश्चन हमारे पेडागोजी के रहेंगे और 15 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस के रहेंगे। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन में भी लिटिल बिट टफ आपके लिए यहाँ पर हो सकता है, लेकिन आप एट द लास्ट ऑफ द सेशन हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर यहाँ पर किया है। क्वेश्चन नंबर 61 की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमको बोल रहा है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प कहाँ पर पाए जाते हैं? वाइपर, एनाकोंडा, बोआ या फिर जालीदार अजगर इनकी प्रजाति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। जिन भी स्टूडेंट को इंग्लिश में दिक्कत आता है, हिंदी में समझने में दिक्कत आता है, वो यहाँ पर देख सकते हैं। वाइपर होते हैं, एनाकोंडाज होते हैं, बोज होते हैं या फिर रेटिकुलेटेड पाइथन्स इनको बोला जाता है। तो संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प जो होते हैं वो जालीदार अजगर माने जाते हैं, रेटिकुलेटेड पाइथन को माना जाता है। आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्या इसके फायदे हो सकते हैं? यह एक आसान व्यायाम है, या लोगों को स्वस्थ रखता है, या भूख बढ़ाता है, या फिर इससे खुशियाँ आती है, इससे हैप्पीनेस आती है? इंग्लिश में भी देखिएगा आप इसे। इट इज़ अ सिंपल एक्सरसाइज, इट कीप पीपल हेल्दी, इट इंक्रीज हंगर, या फिर इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। क्या ये हैप्पीनेस लेकर आता है? तो हमें पता है हम लोग योग करते हैं। योग करने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है ताकि हम लोग क्या रह सके, एक अच्छे से हेल्दी रह सके, हमारा शरीर हेल्दी बना हुआ रहे। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है योग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको बहुत अच्छे से यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपका स्टैटिक है और मैंने आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई भी है कि कौन सा टीका और कौन सी बीमारी कैसे क्या होती है, और आपके सिलेबस का ही हिस्सा, इसलिए मैं आपको यहाँ पर साइंस कंप्लीट करवा रही हूँ। यदि आप ये मानकर चल रहे हैं कि सिर्फ पेपर 1 कंप्लीट करके आप क्लियर कर लेंगे एग्जाम को, तो हमें यहाँ पर पेपर 2 के लेवल की भी तैयारी करनी होगी, तब जाके हम लोग कहीं बोल सकते हैं कि हाँ, हम लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हैं। तो चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, ये आपसे पूछा गया। रोनाल्ड रोज के द्वारा, रॉबर्ट कोच के द्वारा, एडवर्ड जेनर के द्वारा, या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसका आविष्कार किया गया? एडवर्ड जेनर इसका यहाँ पर सही आंसर होगा। एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके का आविष्कार किया गया था। अगले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है? कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, अमोनियम सल्फेट, या फिर सोडियम क्लोराइड? परिरक्षक होता है एक प्रिजर्वेटिव के रूप में, जहाँ पर हम लोग चीज़ों को संरक्षित करके रख सकते हैं, परिरक्षक के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। आंसर यहाँ पर क्या होगा? सोडियम बेंजोएट जो है इसका प्रयोग एक परिरक्षक के रूप में यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? देखो बिल्कुल सीधे साधे से क्वेश्चन पूछे हुए, बिल्कुल इसने घुमाया हुआ नहीं है हमको। यीस्ट का उपयोग अल्कोहल के उत्पादन में, दही, चीनी, साधारण नमक। तो देखो यीस्ट का जो उपयोग किया जाता है वो अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यीस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता है। आप चाहे तो सेम क्वेश्चन है, इसी को बस इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया है। यीस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, कर्ड, शुगर या फिर कॉमन सॉल्ट। तो अल्कोहल के लिए करते हैं, प्रोडक्शन के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यदि एटीपी से कनेक्टेड है, तो राइबोसोम हमारा किससे कनेक्टेड होगा? ठीक है, राइबोसोम हमारा प्रोटीन फैक्ट्री से कनेक्टेड होता है, जिस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से। तो ये हम देखते हैं ना, एनालॉजी वाले क्वेश्चंस होते हैं, उस तरीके से इसको बनाकर कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या विटामिन? आंसर क्या हो जाएगा? ये प्रोटीन से कनेक्टेड होता है राइबोसोम। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति जो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 2 हर्ट्ज की है, तो ये 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे कर पाएगी? ये आपसे पूछा गया। इससे प्रीवियस सेशन में भी हमने सेम क्वेश्चन किया था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा डेटा अलग था, लेकिन कोई बात नहीं, हमें फॉर्मूला पता है। टी इक्वल टू क्या होता है? टी इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, तो यहाँ से टाइम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी के जस्ट उल्टा होता है, या फिर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम के उल्टी होती है, जस्ट अपोजिट होती है, जस्ट व्युत्क्रम होती है। तो हमको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2 हर्ट्ज, और हमें पता है समय कितना होता है, एक इसका जस्ट उल्टा होता है। तो टोटल अगर आपको दोलन निकालने, तो दोलन कितने हो जाएंगे? दोलन हो जाएंगे 32। आपको याद होगा प्रीवियस जो हमने परसों वाला जो सेशन किया था, उसके अंदर हम लोगों को दोलन दिए हुए थे और हमें वहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, तो हमने फ्रीक्वेंसी भी बहुत आसानी से निकाल ली थी और समय भी हमने निकाल लिया था। इस तरीके से कोई भी वैल्यू दी हुई यदि हमें फॉर्मूला याद है तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1/t यदि हम लोग करेंगे, 1/60 करेंगे और इंटू 2 कर देंगे, तो 32 आंसर आ जाएगा। कितने दोलन हो जाएंगे, कितने दोलन वो घूम पाएगा? तो टोटल 32 दोलन यहाँ पर कंप्लीट हो पाएंगे। आप चाहे तो ये देख सकते हैं, ऑसिलेशन की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, सिंपल पेंडुलम जो उसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज से, और कितने ऑसिलेशन, कितने दोलन कंप्लीट कर पाएगा यदि 16 सेकेंड का समय लेता है, तो टोटल 32 दोलन यहाँ पर पेंडुलम कंप्लीट कर पाएगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग यदि बात करें, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है? वायु में रखने पर यदि वो जल उठती है, तो वो कौन सी धातु यहाँ पर हो सकती है?
सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ता, एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पर आपको पता होगा कि आपकी स्कूल में यदि आप लैब में आपको ले जाया गया होगा तो आपको पता होगा सोडियम को जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। क्योंकि मुझे ध्यान है, क्योंकि हमने पूछा था टीचर से कि आपने इसको ऐसे क्यों रखा हुआ है, क्योंकि सोडियम जब वायु के संपर्क में आता है, ओटो के संपर्क में आता है तो ये जल उठता है, ये जलने लग जाता है, ये जलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सोडियम इसका यहाँ पर सही आंसर होगा, जिसे वायु में रखने पर क्या होता है, वो जल उठता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH ट्वाइस का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। देखो याद आ रहा है, हमने एक पेपर में सेम क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि MgOH ट्वाइस जो है मतलब इसका फॉर्मूला लिखा हुआ था और फिर पूछा हुआ था इसको क्या कहा जाता है, फिर कुछ नाम थे और एक ऑप्शन में हमको दिखा था मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, एक सफ़ेद रंग का पाउडर होता है जो पेट में हमारी अम्लता बढ़ जाती है, जो HCl की मात्रा बढ़ जाती है, उसको दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है, ऑक्सीकारक के रूप में, अपचाई कारक, प्रतिअम्ल या फिर किण्वन कारक के रूप में, आप चाहो तो इंग्लिश में भी देख लो। MgOH ट्वाइस इज यूज्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एंटी एसिड या फिर फर्मेंटेशन एजेंट के रूप में जाना जाता है। तो इसे एंटी एसिड के रूप में जाना जाता है, प्रति अम्ल के रूप में माना जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो HCl की मात्रा बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग बाहर से MgOH ट्वाइस लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की एक दवा आती है, वाइट कलर का दूध जैसा पाउडर रहता है, इसीलिए उसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। तो इसको एज अ प्रति अम्ल के रूप में या फिर एंटी एसिडेंट के रूप में इसको यूज़ किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। जब वो जलती है तो पॉप टाइप का इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो कौन सी ऐसी गैस है जो पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। बेसिक हाइड्रोजन ऐसी गैस होती है जो क्या होता है, जब वो जलती है तो इस तरीके से पॉप टाइप की ध्वनि उत्पन्न होती है। ओके, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से असंपर्क बल का उदाहरण यहाँ पर हो सकता है। असंपर्क बल मीन्स होता है कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब कि वही ग्रेविटेशनल फोर्स, पेशी बल मतलब मस्कुलर फोर्स, चुंबकीय बल मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स, या फिर ऑप्शन डी है ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पर आपको आंसर देने में कोई भी समस्या नहीं होगी। देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब कि बिना बल लगाए भी एक प्रकार का फोर्स हम लोग महसूस कर सकते हैं। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पता है, जी के बारे में पता है कि जी क्या होता है कि हमें दिखता नहीं है या फिर उसको टच नहीं किया जा सकता, लेकिन एक प्रकार का फोर्स महसूस किया जाता है। जैसे कि न्यूटन की थ्योरी आपको याद आ रही होगी कि एप्पल हमेशा ज़मीन पर ही गिरेगा, आसमान में नहीं जाएगा। ज़मीन पर क्यों गिरेगा, क्योंकि एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमेशा नीचे की साइड उसको खींचने का प्रयास करता है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, ये एक प्रकार का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट मतलब कि टच नहीं होगा, टच से वो फोर्स काम नहीं करेगा। पेशी बल, मस्कुलर फोर्स मतलब मान लो हम लोग अपने पेशी से किसी को धक्का लगा रहे हैं, एक लकड़ी का बॉक्स रखा उसको धक्का लगा रहे हैं, तो हमारे हाथ जो है उस बॉक्स को लगेंगे तभी वो बॉक्स खिसकेगा, ऐसे ही हवा में तो खिसक नहीं जाएगा। तो पेशी बल एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, या फिर संपर्क फोर्स आप उसको, या फिर संपर्क बल आप उसको बोल सकते हो। तो दूसरा तो नहीं होगा, है ना, मतलब पहला हो गया, दूसरा नहीं है। तीसरे की बात करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, दो चुंबक एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिकर्षित करती है, बिना एक दूसरे को छुए एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने की कोशिश करती है। ठीक है, तो वो हमारा एक प्रकार का असंपर्क है, मतलब बिना टच किए भी प्रतिकर्षण का गुण उनके अंदर पाया जाता है। तो चुंबकीय बल भी एक प्रकार का असंपर्क फोर्स होता है। तो पहला और तीसरा यहाँ पर सही है, ऑप्शन में पहला और दूसरा दिया हुआ है जो कि गलत है। गुरुत्वीय बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है एक प्रकार का असंपर्क फोर्स होता है, और चुंबकीय बल भी एक प्रकार का असंपर्क फोर्स होता है। मतलब ए और सी या फिर 1 और 3 हमारे यहाँ पर सही है, ये भी सही है और ये भी यहाँ पर सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मधुमेह रोग जो होता है, डायबिटीज जो होती है, वो किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होती है। थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनालिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन या फिर थायमिन हार्मोन, किसके द्वारा, किस हार्मोन के द्वारा इसको नियंत्रित किया जाता है। इंसुलिन जो है इसके द्वारा ये नियंत्रित होती है। तो मधुमेह रोग जो होता है इंसुलिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का एक उत्पाद यहाँ पर नहीं है। मिट्टी का तेल, CNG, ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस इसका फुल फॉर्म है, पैराफिन, मोम या फिर बिटुमेन। इसमें आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर पेट्रोल का एक उत्पाद नहीं होगा। तो CNG जो है नेचुरल गैस है, वो पेट्रोल का एक उत्पाद नहीं होती, बाकी सारे पेट्रोल के ही उत्पाद है। मतलब जब निकाला जाता है, जब कुएं खोद कर अंदर से तेल निकाला जाता है तो उनसे ये सब प्राप्त होता है। ये सब फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, फिल्टर करने पर इन सारी चीज़ों को बाद में बचे हुए जो अवशेष होते हैं उनसे ये सारी चीज़ें बन सकती है। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेड डेटा बुक का रिकॉर्ड रखती है किसका? संकटापन्न प्रजातियों का, विलुप्त प्रजातियों का, वनस्पति का या फिर पशु वर्ग का? तो देखो इंग्लिश में देख लो, इंग्लिश में आसान हो जाएगा। एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, फ्लोरा या फिर फोना। रेड डेटा बुक के अंदर किसका डेटा रहता है? एंडेंजर्ड स्पीशीज जो होती है, जो संकटापन्न प्रजातियां जो खतरे में आ चुकी है, उनका सारा डेटा जो है रेड डेटा बुक के अंदर स्टोर रहता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जूते के सोल असमतल क्यों होते हैं? जूते के अंदर जो सोल पाया जाता है ना, उनको असमतल क्यों रखा जाता है? जूते को मजबूती देने के लिए, जड़त्व को घटाने के लिए, जड़त्व को बढ़ाने के लिए, या फिर जूते का जीवन मतलब कि हमारे जो जूते हैं वो लंबे समय तक चले। तो जूते के सोल को असमतल रखने का सबसे अच्छा तरीका मतलब क्यों रखा जाता है? हम जो नीचे देखते हैं ना, नीचे इस तरीके की डिज़ाइन क्यों रखी जाती है? जूते के नीचे आपने अलग अलग तरीके की डिज़ाइन देखी होगी। इस तरीके से छोटे छोटे ब्लॉक्स भी बना दिए जाते हैं, जैसे कि टायर्स के अंदर होते हैं। ठीक है, गाड़ी के जो टायर्स होते हैं उसके अंदर भी उन्हें जो सोल रहता है उसको पूरा असमतल रखा जाता है, ताकि वो क्या करे? फ्रिक्शन को बढ़ा सके, घनत्व जो घर्षण है उसको क्या कर सके? बढ़ा सके। घर्षण बढ़ाने से क्या होगा? उसकी ज़मीन पे जो पकड़ है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत रहेगी। अगर पूरे समतल हमने कर दिए, पूरे फ्लैट कर दिए, बिल्कुल बहुत समतल हमने कर दिया उसको, तो हमारे फिसलने का खतरा रहता है। तो फिसलने का खतरा ना रहे, या फिर टायर्स जो रहते हैं वो रोड पर फिसलन ना हो, उसके लिए क्या किया जाता है? जो टायर्स होते हैं या फिर जो जूते होते हैं, उनके जो सोल होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा असमतल यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। जड़त्व को बढ़ाने के लिए या फिर फ्रिक्शन जो होता है उसको बढ़ाने के लिए इस तरीके का कार्य यहाँ पर किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया है और पता लगाने की कोशिश की है कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना होती है? डिस्टिल्ड वाटर को उसने पानी की बोतल में रखा है और वह यह जानना चाहती है क्या डिस्टिल्ड वाटर पानी का सुचालक होता है, सॉरी विद्युत का सुचालक होता है क्या? डिस्टिल्ड वाटर, आसुत जल जो होता है, क्या वो विद्युत का सुचालक है क्या? तो ये क्या उसको क्या रिजल्ट मिलेगा? डायरेक्टली रिजल्ट आपसे पूछ लिया गया है, क्या यह विद्युत का सुचालक होता है? यह एक विद्युत रोधी होता है, यह विद्युत का एक कमजोर चालक होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो क्या आंसर यहाँ पर होगा? ये विद्युत का चालक तो है, लेकिन एक प्रकार का कमजोर चालक आप इसको बोल सकते हो। डिस्टिल्ड वाटर जो होता है, इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक कमजोर चालक यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसने आसुत जल जो बोतल के अंदर भर कर रखा है, डिस्टिल्ड वाटर जो भर के रखा हुआ है, ये विद्युत का एक प्रकार से आप कमजोर चालक आप इसको बोल सकते हो। एकदम से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो जाए ये भी हम लोग नहीं बोल सकते। जैसे इन्वर्टर वगैरह जो होते हैं उसके अंदर जो पानी डाला जाता है, उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर ही यहाँ पर डाला जाता है। ठीक है, तो आप उसके थ्रू भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा होती है। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की एक लिमिटेशन होती है कि वो अच्छे तरीके से प्रवाहित होगी। जैसे कि हम लोगों का रखा जाता है ना 220 वोल्ट पे, इस तरीके से रखा जाता है, पूरा एक लिमिट दी जाती है। उसके बाद यदि होगा तो फ्यूज उड़ जाएगा घर का। दूसरा, किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा होती है। सभी भवनों के विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं, या फिर यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा होने पर ये उड़ जाएगा। देखो फ्यूज को लेकर तीसरा फोर्थ स्टेटमेंट आपको बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि हमारे घर में यदि एक्स्ट्रा लाइट आ जाती है तो क्या होता है, जब हम लोग ये मानकर चलते हैं सॉरी, तीसरा भी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है कि सभी भवनों में विद्युत परिपथ में फ्यूज तार लगाए जाते हैं, ताकि जब एक लिमिट दी जाती है, इस लिमिट से यदि जैसे कि 220 वोल्ट एक लिमिट रहती है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज से यदि बिजली की सप्लाई एकदम से ज़्यादा आ जाती है तो वो फ्यूज तार टूट जाता है। फ्यूज तार यदि नहीं टूटता है तो हमारे घर में जो लाइट पंखे वो सारे खराब हो सकते हैं, वो सब खराब हो जाएंगे, फिर वो चलेंगे नहीं, क्योंकि एकदम से इतनी लाइट प्रवाहित हो गई, इतनी बिजली प्रवाहित हो गई तो वो कार्य करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, फोर्थ भी सही है। दूसरा और पहले में कन्फ्यूजन हो सकता है कि सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा रहती है या वो अधिकतम सीमा रहती है। तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज जो रहता है, ये हमारी जो रहती है, एक सेकेंड, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज जो यहाँ पर रहता है वो मैक्सिमम लिमिट रहती है। इससे यदि ज़्यादा बिजली प्रवाहित हुई, ठीक है, इससे यदि ज़्यादा बिजली हमारे घर में आती है तो फिर हमारा जो फ्यूज़ तार है वो टूट जाता है। वो टूट इसलिए जाता है क्योंकि वो एकदम से गर्म हो जाता है और फिर वो वहाँ से टूट जाता है। तो ये एक लिमिट होती है, इससे ज़्यादा प्रवाहित घर में बिजली नहीं होना चाहिए। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको गलत लग रहा है? पहला वाला यहाँ पर बिल्कुल गलत है, ये न्यूनतम सीमा नहीं है, ये अधिकतम सीमा है। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज यहाँ पर एक अधिकतम सीमा, एक मैक्सिमम लिमिट के रूप में इसको कंसीडर किया जाता है। आप चाहें तो इंग्लिश में क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है?
निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात में सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना रहती? पोरबंदर, ठीक है, गुजरात में पुरी, उड़ीसा में मुंबई, महाराष्ट्र में गोवा में, ठीक है। तो कहाँ पर सबसे अधिक प्रभावित होने की मतलब कहाँ सबसे ज़्यादा जो है इस तरीके के साइक्लोन चक्रवात वगैरह आते रहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो कहाँ सबसे ज़्यादा आते हैं? पूरी उड़ीसा में सबसे ज़्यादा आते हैं, ठीक है, उड़ीसा में ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये इसी तरीके से समुद्री के पास ही बसा हुआ है, तो वहाँ पर साइक्लोन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है। पूरी उड़ीसा इसका यहाँ पर बहुत सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती है, इसका कारण क्या है? पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत है, इस वजह से। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के सापेक्ष झुका हुआ है, इस वजह से। या फिर पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी नियत रहती है, इस वजह से। या फिर पृथ्वी का घूर्णन अपनी कक्षा के तल के समांतर है, इस वजह से। आप चाहे तो इंग्लिश में देख लो, बस यही बात है कि ये लंबवत है, समांतर है, या फिर झुका हुआ है, या फिर दूरी नियत है, कांस्टेंट डिस्टेंस है, इस वजह से जो है पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती रहती है, ठीक है, मौसम परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा कारण ये है कि पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है इसकी कक्षा के सापेक्ष क्या है? टिल्ट है, थोड़ा सा झुका हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है? पृथ्वी पर ऋतुएं यहाँ पर बदलती रहती है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, दो स्तंभ आपको दिए हुए हैं, ए और बी। अब आपको यहाँ पर मैच करना है कि कौन सा स्तंभ ए को बी से सही मिलाता है, ठीक है। ऑप्शन भी आपके सामने, वृक्ष वितान, अपघटक, ह्यूमस या फिर स्याही। देखो, एक या दो चीज़ें आपको पता है तो आप बहुत आसानी से आंसर कर पाओगे। हिंदी में एक बार देख लो ऑप्शन, एक बार हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे। पादपोर जंतुओं की मृत्यु तक होते, एक जंगली जंतु होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है, या फिर ये बड़े वृक्ष की शाखाएं यहाँ पर हो सकती है। इंग्लिश में भी आप इसे देख लीजिए, इंग्लिश में क्या बोल रहा है। कौन पे क्या होता है, ठीक है, डीकम्पोजर्स क्या होता है, ह्यूमस क्या होता है, और पॉर्क्यूपाइन यहाँ पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पूछी हुई है, ठीक है। तो आप देख लिए एक बार कि क्या चीज़ें बोल रही है। वृक्ष वितान क्या होते हैं, ह्यूमस आपको पता है, ह्यूमस क्या होते हैं एक तरीके से। फिर आपको अपघटक भी क्या होगा, अपघटक भी आपको पता होगा, डीकम्पोजर क्या करते हैं, ठीक है। और शाही यदि नहीं पता है, वृक्ष वितान और शाही नहीं पता है, तो भी आप इसका आंसर कर पाएंगे यदि आपको अपघटक और ह्यूमस के बारे में पता है। देखो, अपघटक क्या होते हैं यहाँ पर सॉरी, देखो अपघटक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार के हमारे बोल सकते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं। डीकम्पोजर क्या होते हैं, जो भी चीज़ें होती है उसको अपघटन करने का कार्य करते हैं, उसको डीकम्पोज करने का कार्य करते हैं। तो अपघटक हमारे सूक्ष्म जीव है। और ह्यूमस के बारे में यदि पता है तो ह्यूमस क्या होते हैं, पादपोर जंतुओं के मृत ऊतक जो होते हैं, ठीक है, एनिमल टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि अपघटक का आंसर सी हो जाएगा, और यहाँ पर हमें पता है कि जो ह्यूमस है उसका आंसर 1 हो जाएगा। तो अपघटक को आप सी से मिलाने की कोशिश कर लो। एक तो यहाँ पर बी का सी आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है, मतलब पहला और तीसरा गलत हो गया। अब या तो बी राइट होगा या फिर डी राइट होगा, ठीक है। अब हमें तीसरे का भी तो पता है कि तीसरे का 1 होता है, तो तीसरे का 1 मिला लो। ये जो तीसरा स्टेटमेंट है इसका 1 होगा, तो यह 1 यहीं पर आ रहा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट है। फिर भी हम लोग देख लेते हैं सारी चीज़ें। वृक्ष वितान जो होते हैं ये क्या होते हैं, बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं उनकी शाखाएं होती हैं, उन्हें वृक्ष वितान यहाँ पर बोला जाता है। और शाही एक प्रकार का जंगली जंतु होता है, ठीक है। तो वृक्ष वितान बड़े वृक्ष की शाखाओं को बोला जाता है। अपघटक सूक्ष्म जीव हमारे होते हैं, ह्यूमस पादपों और जंतुओं के मृत टिश्यूज होते हैं, डेड प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज होते हैं, और शाही एक प्रकार का वाइल्ड एनिमल होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि इसे लेना आसान है, यह शिक्षार्थियों के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायता करता है, यह निदानात्मक है, या फिर यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से बताने में सहायक है। क्या चीज़ें सही हो सकती है? विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये डायग्नोस्टिक होता है, इससे किसी भी समस्या को समझने में आसानी मिलती है, इसलिए विज्ञान में रचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। अब आप सोचोगे समेटिव असेसमेंट क्या होता है? तो समेटिव असेसमेंट वो चीज़ होती है जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, बीच बीच में प्रयोग करवा सकते हैं, बीच बीच में एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं, जिससे बच्चों को यदि कोई समस्या आ रही तो साथ के साथ हम लोगों को उनकी जानकारी मिल सकती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है? शिक्षार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा को तैयार करने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए, शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन एवं प्रयोग की क्षमता का विकास करने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों का उनके प्रयोग के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए। तो विज्ञान मेले जो एक साइंस फेयर होता है वो आयोजन किए जाते हैं। बच्चे बहुत सारे अपने अपने उन्होंने जो भी प्रयोग वगैरह किए हुए हैं, या फिर जो भी उन्होंने मॉडल बनाए हैं वो मॉडल वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम लोग मेले में दुकानें लगती है, वैसे यहाँ पर बच्चे जो होते हैं अपने अपने मॉडल को पेश करते हैं। तो क्यों किया जाता है? ताकि बच्चे क्या हो सके, क्रिएटिविस्ट हो सके, कंस्ट्रक्टिविज्म का निर्माण उनके अंदर हो सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों में विज्ञान के सृजन में प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए साइंस फेयर का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त किस चीज़ को मानते हो?
विद्यार्थियों को कक्षा की अवधारणाओं को स्पष्ट करना, अवधारणाओं के शिक्षण हेतु टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना। ठीक है, शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, यानी स्टूडेंट, शिक्षार्थी मीन्स के स्टूडेंट, या फिर अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को शिक्षार्थियों से करवाना, मतलब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट है उनको परफॉर्म कर पाए। ठीक है, तो शिक्षक होने के नाते आप कौन सी टेक्नोलॉजी या कौन सी अप्रोच जो है उसको यहाँ पर फॉलो करोगे। ठीक है, तो आंसर आपको सही कौन सा दिख रहा है? सारे ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिख रहे हैं यहाँ पर। तो कौन सा तरीका हम लोग यहाँ पर अपना सकते हैं? आंसर होना चाहिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियां जो है शिक्षार्थियों से करवाना। मतलब एक्सपेरिमेंट आप बच्चों से करवाओ, यदि उनको गाइडेंस चाहिए तो आप एक गाइडर के रूप में यहाँ पर मदद बच्चों को कर सकते हो। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हिंदी में हम लोग पहले देख रहे हैं। एनसीएफ के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका अर्थ क्या है? विज्ञान बालक के कार्य करने की दुनिया में प्रवेश करता है, विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त करने में सक्षम हो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने के लायक बनाता है, या फिर ऑप्शन डी है विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक है। तो देखो, डी तो बिल्कुल जम ही नहीं रहा है कि आसान जीवन निकल जाएगा यदि आपको विज्ञान समझ में आता है। इस लाइन का मीनिंग क्या? अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। सेम क्वेश्चन आई थिंक प्रीवियस पेपर में भी रिपीट हुआ था। गुड साइंस एजुकेशन इज ट्रू टू लाइफ। ठीक है, तो ये चीज़ें, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग यदि हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या निकलेगा? साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू वर्क वर्ल्ड ऑफ द वर्क। मतलब दुनिया के रूप में यदि बच्चा देखेगा पूरी दुनिया में क्या है, सब जगह साइंस ही साइंस है। यदि वो अपने इस साइड देखे, अपने हाथ में देखे तो फ़ोन है, तो वो भी एक साइंस का है। अगर वो देखेगा लाइट चल रही है, सब कुछ हो पा रहा है, तो वो सब साइंस की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका मीनिंग ये निकल कर आ रहा है विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु क्या करे? तैयार करे। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण यहाँ पर नहीं है? ओपन माइंडनेस हो सकती है, खुला मस्तिष्क, अधिक सीखने की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी हो सकती है, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिविटी आई, या फिर हार्ड वर्क यहाँ पर हो सकता है। एक ही आंसर दिख रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कभी भी हार्ड वर्क नहीं बताता है, वो ये बताता है कि आप खुले विचारों वाली क्रियाएं करो, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के 1000 तरीके निकालो, डाइवर्जेंट थिंकिंग करो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, या फिर साइंटिफिक एटीट्यूड हार्ड वर्क के माध्यम से हम लोग शो नहीं कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हरी कक्षा 6 के शिक्षार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। ठीक है, घूर्णन गति सर्कुलर मोशन के बारे में बता रहा है। किसके माध्यम से पढ़ा सकता है? चर्चा, गतिविधि आधारित शिक्षण, उदाहरण देकर, या फिर प्रदर्शन करके। तो देखो, ये तो एक एक्टिविटी के माध्यम से बताया जा सकता है। जैसे कि वो लट्टू होता है, उसको घुमाकर बताया जा सकता है, किसी भी चीज़ को घुमाकर घूर्णन गति के बारे में बच्चों को जानकारी दी जा सकती है। एक पत्थर पर रस्सी बांधो या धागा बांधो, फिर उसको गोल गोल घुमाकर हम लोग घूर्णन गति के बारे में और उसके सारे जितने भी बल उसके ऊपर लगते हैं, आसंजक बल, जितने भी बल लगते हैं, उन सब के बारे में हम लोग वहाँ पर बच्चों को डिफाइन कर सकते हैं। तो गतिविधि आधारित शिक्षण हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर साबित हो सकता है? विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्र करना, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति करवाना, या फिर अपने सहपाठियों को विज्ञान का ज्ञान अर्जित करने में सहायता करना। क्वेश्चन में क्या पूछा था? विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यहाँ पर क्या हो सकता है? तो विज्ञान अधिगम की बात हो रही है, साइंस लर्निंग की यहाँ पर बात हो रही है, तो सबसे अच्छा उद्देश्य होगा अध्ययनकर्ता जो लर्नर्स है, जो सीखने वाले, उसमें ऑनेस्टी जगाई जाए, उसमें एक अखंडता और सहयोग की भावना, एक कॉर्पोरेशन की भावना का यहाँ पर विकास किया जाए। मतलब ऑनेस्टी लाई जाए, इंटीग्रिटी यहाँ पर लाई जाए, और कॉर्पोरेशन अमंग द लर्नर्स, इन सारी जो विकास है वो बच्चों के अंदर विकसित किया जाए। तो ये विज्ञान अधिगम का एक उद्देश्य यहाँ पर हो सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का मीनिंग क्या है? अंतिम और रचनात्मक मूल्यांकन, अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां एवं अभ्यास करना, या फिर विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन यहाँ पर किया जाना। देखो, क्या आंसर यहाँ पर सही होगा? समेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन समेटिव करो, फॉर्मेटिव करो, तो फिर इसमें आपके जो दूसरे मूल्यांकन जो है वो छूट जाएंगे। जैसे कि एक अंतरिम मूल्यांकन होता है, बेंचमार्क इवैल्यूएशन होता है, फिर आप वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिस कर दोगे। बार बार मोर फ्रिक्वेंट टेस्ट लेना, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियाँ करवाना, या फिर विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए? सुटेबल आंसर जो यहाँ पर लग रहा है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि रूटीन एक्टिविटीज़ एंड एक्सरसाइज टू असेस लर्निंग। बच्चों को यहाँ पर गतिविधियाँ और अभ्यास करवाते रहे, किसके लिए? अधिगम के आकलन के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
देखो अंतिम और रचनात्मक मूल्यांकन बोल सकते थे, लेकिन एकदम से ये पूरा अच्छे तरीके से सतत और समग्र को मूल्यांकित नहीं कर रहा है, क्योंकि सतत में क्या हो रहा है, कंटिन्यूस लगातार आपको करते ही रहना, और समग्र मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में करना, एक बहुत व्यापक तरीके से, एक बहुत बड़े लेवल पर आपको ये मूल्यांकन करने की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अधिक आवर्ती तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, विज्ञान के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करना या फिर अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास की तरफ जाना, तो ऑप्शन सी थोड़ा सुटेबल लग रहा है, तो सी ही हमारा यहाँ पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण यहाँ पर नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यहाँ पर क्या नहीं होगी, स्थिति की कल्पना करना, जो समाधान है उसका प्रयास करना, निष्कर्ष निकालना या फिर अवलोकन करना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं समस्या समाधान विधि के एक चरण में कौन सी चीज़ नहीं आएगी, ऑब्जर्वेशन करना यहाँ पर नहीं आएगा, क्योंकि समस्या का समाधान करें तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करोगे, उसका ऑब्जर्व करो, उसको विजुअलाइज करो, फिर उसको सॉल्व करने का प्रयास करो, देन आप ड्रॉ कर सकते हो किसको, कंक्लूजन को। तो अवलोकन यहाँ पर इसका आंसर नहीं होगा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है। देखिए, स्टेप ऑफ एनालॉजी में कौन सी चीज़ें आती है, समानताओं का चित्रण करना, अमूर्तता का प्रस्तुतिकरण करना, अवधारणाओं को एक दूसरे से जोड़ना या फिर उपयोग करना, मतलब कि आप उसका क्या कर रहे हो, एप्लीकेशन, उस आपने जो भी एक्सपेरिमेंट किया आप उसके अलग अलग एप्लीकेशन निकाल रहे हो। जैसे कि आपको पता चल गया फैन कैसे घूमता है, तो आप और चीज़ों को यहाँ पर रोटेट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, और भी आपने दूसरी दूसरी चीज़ों को रोटेट करके आप नई न्यू एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, मतलब वो उसकी क्या हो गई, एप्लीकेशंस हो गई। तो कौन सी चीज़ें यहाँ पर आती हैं विज्ञान के अनुरूपता विधि में, मतलब एनालॉजी जो होती है इससे कनेक्टेड है, तो वो उससे, जैसे हमने अभी किया था कि राइबोसोम इससे है, तो वो किससे कनेक्टेड होगा, प्रोटीन से। इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया वाला हम एनालॉजी करके आए हैं अभी। तो एनालॉजी स्ट्रेटेजी कहाँ पर लगती है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, समानताओं का चित्रण करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैप सिमिलरिटीज़ होना। ठीक है, अभी हम करके आए एनालॉजी में क्या होता है, यदि ये चीज़ इससे कनेक्टेड है तो इसी तरीके से ये चीज़ किससे कनेक्टेड होगा, राइबोसोम किससे कनेक्टेड हो जाएगा, प्रोटीन फैक्ट्री से यहाँ पर कनेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से समानता क्या बताती है, एनालॉजी को बताती है। अनुरूपता का हिंदी मीनिंग वही होता है, एक तरीके से समानता ही होती है। तो समानताओं का चित्रण करना अनुरूपता विधि या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एनालॉजी को यहाँ पर शो करता है। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किए। 30 क्वेश्चन में कुछ साइंस के क्वेश्चन भी थे, ईवीएस पेडागोजी भी थी, और कुछ हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन भी थे। ठीक है, तो जो स्पेशली एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ यहाँ पर कंसीडर करके चले कि हमें सीटेट के जो साइंस है उसको भी कंप्लीट करके चलना है, क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ आपने आपका सिलेबस देखा ही होगा, उसमें अकेला पर्यावरण नहीं पूछा हुआ, उसमें साइंस की भी बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछ रखी है। तो हमें सारी ही चीज़ें प्रिपेयर करके चलनी है। और स्पेशली सीटेट का पेपर 1 तो आप एनसीईआरटी की क्लास 5th तक की बुक पढ़कर भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन सीटेट यदि आप 2 करते हो, पेपर 2 की यदि आप लोग तैयारी यहाँ पर कर रहे हो और अच्छे से उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, मीन्स कि आप यहाँ पर 8th तक की जो बुक है उसमें हमारी सोशल साइंस वगैरह सब कुछ आ जाती है, जियोग्राफी आ जाती है, तो वो भी आप यहाँ पर अच्छे से क्रैक कर पाओगे। तो इन पेपर की प्रैक्टिस करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि हमें किस लेवल तक तैयारी करनी है एमपीटेट को क्लियर करने के लिए। बाकी की बातें हम लोग अगले सेशन में करेंगे, मिलते हैं 6 बजे वाले सेशन में। और कोई भी डाउट है तो आप हमें बता दीजिएगा। अच्छा, एक डाउट है, एक डाउट को मैं अभी क्लियर कर देती हूँ कि एक दिन हम लोग एक पेपर कंप्लीट कर रहे थे, उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था कि किसी ईंधन के 3.7 किलोग्राम को पूर्ण दहन करने पर 1.665 इंटू 10⁸ जूल ऊर्जा प्राप्त होती है, तो मानक मात्रों में इस ईंधन का कैलोरी मान कितना होगा। तो मैंने आपको आंसर बताया था, इसका आंसर 45,000 होगा। मैंने उसको सॉल्व भी किया था, अगेन मैं इसको यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। 1.665 इंटू 10⁸ है। ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 3.7 kg से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 3.7 है। ठीक है, 3.7 है। ओके, तो यहाँ पर ये दिक्कत आ रही थी कि 45 आंसर तो आ रहा था, लेकिन ये 1000 कहाँ से आ गया। तो 1000 देखो क्यों आया, यहाँ पर सिर्फ दशमलव का खेल था। ठीक है, पॉइंट हटाना और पॉइंट निकालना था इसमें। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों में मैं लिख दूँ, 1.665 इंटू 10⁸ और 3.7 इंटू किलोग्राम को आप ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 ग्राम हो जाएंगे ये। ठीक है, अब यहाँ पर 1.665 में आप देख रहे हो कि दशमलव के बाद 3 अंक है, तो आपको यहाँ पर नीचे क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ करना पड़ेगा, और ये दशमलव के बाद 1 अंक है, मतलब 10⁻1 करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो गई, बिल्कुल नॉर्मल संख्या में कन्वर्ट हो गई। 1665 इंटू 10⁻1 और 10⁸ कितना हो जाएगा, 10⁻9, 10 की घात 9 हो जाएगा। और ये अब 37 बन चुका है, क्योंकि हमने इसकी दशमलव यहाँ से हटा दी है, क्योंकि एक ऊपर यहाँ पर लगा दिया, इसकी दशमलव हटाकर हमने कहाँ लगा दी, यहाँ लगा दी, और 1.665 के हटाकर 10⁻3 कर दिया। अब 3 और 3 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे। 37 इंटू 10⁻6, क्योंकि 3 0 तो ये है और 3 ये है,
तो अब यहाँ पर क्या चीज़ें समझ में आ रही है, मैं कलर यहाँ पर चेंज कर देती हूँ ताकि आसानी हो जाए। जब आप 37 को 1665 से काटोगे तो ये 45 बार कट जाएगा, तो ये 45 में सबसे ऊपर लिख रही हूँ, ये 45 बार कट जाएगा, ठीक है। और 10 की पावर 6 को आप 10 की पावर 9 से काटोगे तो 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो 45 की इंटू 10 की पावर 3 कितना होता है, 45 इंटू 10 की पावर 3 होता है 45,000। जो स्टूडेंट पहले ये वीडियो नहीं देखे थे, एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा, वहाँ पर मैंने पूरा फॉर्मूला सही डिटेल में डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर किसी को डाउट था इसलिए मैं अगेन यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ इस चीज़ को। किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 लिखते हैं। जब आप इसकी दशमलव हटाओगे और इसकी दशमलव हटाओगे तो ऊपर क्या कर दोगे 10 की पावर 1 और नीचे आप क्या कर दोगे 10 की पावर 3, क्योंकि दशमलव के बाद 1, 2 और 3 अंक हमारे हैं, तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा। टोटल ऊपर 10 की पावर 9 हो गया है और नीचे 10 की पावर कितनी हो गई है, 3 इंटू 1, 3 इंटू 3, ये भी 3 है ना, तो 10 की पावर 6 हो गई। तो 10 की पावर 6 को 10 की पावर 9 से काटोगे तो 10 की पावर कितनी बच जाएगी, 10 की पावर बच जाएगी 3। और 45 हम लोगों का आ ही गया था, 37 को 1665 से काटोगे तो 45 बार कट जाएगा और 45 के पीछे 3 जीरो हम लोग लगा देंगे तो आंसर हमारा 45,000 हो गया था, ठीक है। 45 तो हम कर लिए थे, लेकिन मैंने आपको बोला था कि आप यदि इसको काट कर देखोगे तो आपके पीछे 3 जीरो आ जाएगी, वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, इसलिए मैं यहाँ पर अगेन आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि किस तरीके से हमारा 45,000 आया था। बस वही दशमलव का खेल है, पॉइंट का खेल है कि किस तरीके से आप जीरो हटाते हो और किस तरीके से आप ऊपर नीचे लगाकर उसको काटने की कोशिश करते हैं। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। जिन भी स्टूडेंट का ये डाउट था एक बार प्लीज़ मुझे बता देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ आपका डाउट ये क्लियर हो गया है, ठीक है। नहीं तो डाउट सेशन में एक बार और इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कोई भी समस्या आ रही तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसे आप अपनी कम्युनिटी में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पर ऐड हो पाए।